ठीक, तो यहाँ तक के क्लियर। इसके बाद अब जो बात आती है वो हमने गोपाल को पढ़ ही लिया इसी उत्पत्ति और स्रोत साक्ष्य जानने के संदर्भ में ही, ठीक है। तो इसके बाद जो इस वंश का दूसरा शासक है और जो सबसे और बहुत महत्वपूर्ण शासक है वो गोपाल का पुत्र और गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल है। धर्मपाल का जो कार्यकाल है वो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी, ठीक है। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपके थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये जो धर्मपाल हैं, मैंने पहले बताया कि इनको उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने महान शासक हैं, तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां भी धारण की, जिसमें से परमेश्वर परम भट्टारक, महाराज धीराज, ठीक है, ये एक सामंत सूचक उपाधियां भी होती थी। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराज धीराज, निर्वाण नारायण लिख लीजिएगा, ठीक है। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज धीराज, निर्वाण नारायण, राज त्रयाधिपति, ठीक है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इन उपाधियों को इन्होंने ग्रहण किया धर्मपाल ने, तो इन उपाधियों से भी पता चलता है कि ये बहुत महान शासक था, ठीक है। जो ये धर्मपाल है, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्राश्रय दिया, संरक्षण दिया। इसमें इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लिए, वह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी जो है धर्मपाल स्थापना करते हैं, ठीक है। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। वर्तमान समय में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये है बिहार के भागलपुर जिले में है, ठीक है। बिहार के भागलपुर जिले में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह जो विश्वविद्यालय है, यह मुख्यतः बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। हालांकि व्याकरण, ज्योतिष, इन सब की भी पढ़ाई उनमें होती थी विश्वविद्यालयों में, लेकिन जो ये मुख्य केंद्र था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ये जब स्थापित होता है तो एक प्रकार से नालंदा का इम्पैक्ट कम होने लगता है और जो है विक्रमशिला का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। तो ये धर्मपाल जो शासक है, ये इसकी स्थापना करते हैं। ये धर्मपाल एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये एक सोमपुरी नामक बंगाल में कोई जगह है, वहां पर ये एक बौद्ध विहार की भी स्थापना करते हैं धर्मपाल, ठीक है। और वो जो मैंने ओदांतपुरी बताया था, तो उसको भी धर्मपाल के साथ भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जो विक्रमशिला वाला बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल भी पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की, तो किस पाल शासक ने की? धर्मपाल ने की, ठीक है। तो वहां पर सोमपुरी बंगाल में भी इन्होंने एक बौद्ध महाविहार की स्थापना करवाई। इनके जो दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान भी थे, बौद्ध विद्वान, जिनकी चर्चा हमने पहले भी किया, वो हरिभद्र थे। तो हरिभद्र को इन्होंने प्राश्रय भी दे रखा था, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं धर्मपाल के, जो इन्होंने काम किए बौद्ध धर्म के लिए और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद इनके जो धर्मपाल का राजनीतिक क्या इंपॉर्टेंस है, इन्होंने राजनीतिक क्या कार्य किए, राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं। तो राजनीतिक उपलब्धियों में बात आती है कि जो मैंने आपको बताया था, जब प्रतिहार को पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया थी कि वत्सराज था, जो प्रतिहार शासक वत्सराज था, उसने क्या किया कि पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, ठीक है। उससे पहले वत्सराज ने क्या किया कि कन्नौज के जो शासक थे इंद्रायुध, ठीक है, ये इंद्रायुध
ठीक है, इंद्रायुध है और एक चक्रायुध है। तो ये दोनों भाई भाई हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध। तो कन्नौज के जो शासक थे इंद्रायुध, उनको जो है प्रतिहार शासक वत्सराज ने पराजित किया और वहां का शासक जो है इंद्रायुध को ही रहने दिया, क्योंकि उसने प्रतिहार शासक वत्सराज की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि पाल शासक जो धर्मपाल हैं उन्होंने उनको परेशान किया चक्रायुध को, और कुछ समय के लिए जब परेशान किया तो वहां पर इंद्रायुध को परेशान करके और पराजित कर दिया एक तरीके से, और चक्रायुध को वहां का कन्नौज का शासक बना दिया। ठीक है, तो कन्नौज का शासक बना दिया। तो इसी में फिर क्या होता है, अब ये टाइम नहीं निश्चित है कि कौन पहले घटना घट रही है। ठीक है, तो इस अब वत्सराज जो है ये भी क्या करते हैं कि पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देते हैं। इसी समय कहते हैं कि ये जिस समय इनका कन्नौज पर अधिकार हो जाता है कुछ समय के लिए पाल शासक धर्मपाल का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कन्नौज में एक दरबार का, बहुत बड़े दरबार का आयोजन करते हैं। जो धर्मपाल है बहुत बड़े दरबार का आयोजन करते हैं। उसमें जो आसपास के जो शासक हैं, जो क्षेत्र है जिसमें बताते हैं कि मत्स्य, भद्र, कुरु, युदु, आवंती, गंधार आदि। ठीक है, तो ये क्षेत्र की ही बात आती है। अब इनके शासक कौन कौन है वह भी नहीं मिल रहा है। तो बताते हैं कि इन सारे शासकों ने भी, जब पाल शासक धर्मपाल ने दरबार का आयोजन किया कन्नौज में, तो वहां पर ये लोग उपस्थित हुए और जो वत्सराज था वो भी इसमें आया था। तो देखिए यहाँ पर यही मेरा बताने का मकसद है कि जो कन्नौज पर अधिकार है वह बहुत सूक्ष्म मतलब कम समय के लिए अधिकार होता है, जिसका भी हो रहा है। कभी प्रतिहार का हो जाएगा, तो कभी राष्ट्रकूट का हो जाएगा, और कभी जो है पाल का हो जाएगा। तो ये मतलब हमेशा के लिए किसी का अधिकार नहीं हो पा रहा। इसीलिए कन्नौज को लेकर के जो संघर्ष, जो स्ट्रगल है, वो तीनों महाशक्तियों में लगातार अंतिम समय तक के चलता रहता है, जब तक ये राजवंश रहते हैं। ठीक है, तो ये धर्मपाल के समय बात आती है संघर्ष की। ठीक है, इसी में जो अब एक इनके समय ये हो गया। देखिए जो धर्मपाल हैं ये भी कई और जो प्रतिहार शासक हैं उनके भी समकालीन हैं। तो जो दूसरे प्रतिहार शासक है महत्वपूर्ण, वो जो वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, तो नागभट्ट द्वितीय क्या करता है कि नागभट्ट द्वितीय भी धर्मपाल को पराजित करता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है और धर्मपाल को पराजित करता है। ठीक है, ये ग्वालियर जो अभिलेख है, जो मिहिर भीष्म का ग्वालियर अभिलेख है, उसमें कहा गया है कि बंग नरेश अपने गजों, गज मतलब हाथी, अपने गजों, अश्वों, अश्व मतलब घोड़ा, एवं रथों के साथ घने बादलों के अंधकार की भांति, घने बादलों के अंधकार की भांति आगे बढ़कर उपस्थित हुआ, किंतु त्रिलोकों को प्रसन्न करने वाले नागभट्ट ने उदयमान सूर्य की भांति उस अंधकार को चीर डाला। ठीक है, उस अंधकार को चीर डाला। इससे यही जाहिर होता है कि जो नागभट्ट द्वितीय हैं उन्होंने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। ठीक, तो ये क्लियर। अब क्या होता है कि जब धर्मपाल पराजित हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो राष्ट्रकूट शासक है गोविंद तृतीय, जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय हैं उनसे जो है वो मदद मांगते हैं और मदद मांगने के बाद कहते हैं कि आप मेरी सहायता करिए और आप प्रतिहारों को किसी प्रकार से दबाइए और उनकी शक्ति को कम करिए। तो होता क्या है कि अब प्रतिहार जो गोविंद तृतीय है, जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय है, ठीक है, जो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक है, उसने क्या किया कि अब नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है,
नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। जो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय है उसको राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया। ठीक, अब जब पराजित किया तो ये जो कन्नौज का इलाका है, ठीक है, यह अभी भी पूरी तरीके से इनके अंडर में नहीं जाता है। ठीक है, ना पालों के और ना ही राष्ट्रकूटों के अंडर, ठीक है, अधीन। तो कहते हैं कि इससे जो है, जो पाल डायनेस्टी थी, इस गोविंद तृतीय के द्वारा नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने से पाल डायनेस्टी, जो पाल राजवंश, उसको यही लाभ हुआ कि प्रतिहार थोड़ा दब गए, थोड़ा पिछड़ गए। ठीक है, बाकी जो है और कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। अच्छा, ये एक बात और है, ये जो राष्ट्रकूट है ये दक्षिण भारत में है, तो ये बार बार हस्तक्षेप करते हैं इधर उत्तर भारत में कन्नौज में, लेकिन ये इस पर अधिकार नहीं करते। ये जो इंदिरा युद्ध है, चक्रा युद्ध है, इन्हीं को संरक्षण दे करके, जैसे चक्रा युद्ध को अब क्या करेंगे, चक्रा युद्ध को ही वो क्षेत्र सौंपते हैं। ठीक है, जो अधिकार वाला कन्नौज का आसपास का इलाका है जो भी है, ठीक है, तो वो चक्रा युद्ध और इंदिरा युद्ध के बीच में ही बार बार रह रहा है। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट क्या करते थे, ये आक्रमण करते थे, मतलब इधर हस्तक्षेप करते थे कन्नौज में, लेकिन वापस लौट जाते थे। इन्हीं लोगों को यह क्षेत्र सौंप देते थे, पाल को और चक्रा युद्ध को। ठीक, अपना पूरा अधिकार इस पे नहीं करते थे ये लोग। ठीक, तो ये इस तरीके से धर्मपाल के विषय में और उनके समय का क्या राजनीतिक, कन्नौज को लेकर के क्या स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, कैसे अधिकार करते, कैसे उस पर से अधिकार छिन जाता है, ये हमने जाना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं, तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, धर्मपाल का लड़का है, ठीक है, पुत्र है, उत्तराधिकारी है, वो है देवपाल। देवपाल, ठीक, तो देवपाल, यह जो देवपाल है यह राष्ट्रकूट, कहते हैं कि ये राष्ट्रकूट वंशीय एक रानी थी जो धर्मपाल की पत्नी थी, रन्नो देवी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो अब इससे ये पता चलता है कि जो देवपाल हैं, अर्थात जो पाल हैं, इनका वैवाहिक संबंध किसी प्रकार से राष्ट्रकूटों के साथ था। शायद इसीलिए वो लोग क्या करते थे, राष्ट्रकूट इनको थोड़े समय के लिए, जब कन्नौज को जीतते भी थे, तो वो अपना पूर्णतः अधिकार न करके पालों को सौंप देते थे या चक्रायुद्ध को सौंप देते थे। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। ठीक, तो देवपाल भी क्या करते हैं कि अपने पिता की भांति ही महान उपाधियां धारण करते हैं, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज धीराज इत्यादि। ठीक, तो ये भी उपाधि धारण करते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो देवपाल हैं, ये पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। ठीक है, पाल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वह देवपाल है। ठीक है, ये जो देवपाल हैं, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को प्राश्रय दिया, संरक्षण दिया और उसको बढ़ावा दिया। तो ये क्या करते हैं, एक मलाया के शैलेंद्र वंशी शासक हैं बालपुत्र देव। मलाया के एक शैलेंद्र वंशी शासक हैं बालपुत्र देव। तो वो देवपाल से रिक्वेस्ट करते हैं, देवपाल से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जो है, जो नालंदा बौद्ध विहार है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसको जो है आप कुछ गांव दान दीजिए, उसको आप कुछ गांव दान दीजिए। तो वो 5 गांव दान देते हैं देवपाल नालंदा को। ठीक है, और एक बौद्ध भिक्षु होता है, बौद्ध विद्वान होता है वीरसेन, वीरसेन होता है, उसको ये क्या करते हैं, जो देवपाल है उसको नालंदा का अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक, तो यह इनका बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण कार्य है देवपाल का। ठीक है, जो धर्मपाल है उनके विषय में भी यह कहा जाता है कि उन्होंने भी नालंदा विहार को 200 गांव दान में दिए थे। ठीक है, आपने उससे पहले भी देखा था, हर्षवर्धन ने भी दिए थे। ठीक है, तो उस समय दान देना इस तरीके की ये सारी आम प्रथाएं, आम बात थी। ठीक है, और ये जो दान देते थे उसी से उस विद्यालय का खर्च चलता था, उसी में जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे उनका रहना खाना पूरा खर्च फ्री होता था। ठीक है, उसी मतलब इन गांवों का जो दान होता था, जो राजस्व होता था, उसी से इन विश्वविद्यालयों का, इन महाविहारों का, बौद्ध विहारों का खर्च चलता था। ठीक, तो ये
देवपाल ने क्या कंट्रीब्यूट किया जो है बौद्ध धर्म के लिए, उसको हमने जाना। ठीक है, अब जो आता है इनका जो राजनीतिक की, इन्होंने राजनीति के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण काम किया। तो जो देवपाल हैं, अब इनकी बात आती है वो मिहिर भोज के समकालीन है, जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज है उनके समकालीन है। और जो इधर आपके अमोघ वर्ष हैं, जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष हैं और कृष्ण द्वितीय है, ठीक है, उनके समकालीन है ये। तो यहाँ पर अब ये जो देवपाल हैं इनका स्पष्ट भी नहीं है कि इन्होंने मिहिर भोज को पराजित किया, ठीक है, या मिहिर भोज ने देवपाल को पराजित किया। ये इसी प्रकार से कुछ क्लियर बहुत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ भी वो एक संदेह बना हुआ है कन्नौज को लेकर के कि आखिर कन्नौज किसके अधिकार में। ठीक, एक बात और एक बात का वर्णन मिलता है कि जो मिहिर भोज है उसने क्या किया, ये जो पाल शासक बिग्रह पाल हैं जो देवपाल के बाद बैठते हैं उनको जो है इन्होंने पराजित किया। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत डिटेल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो केवल पराजित करने तक की बात आती है। यह भी कहते हैं, लेकिन उसको प्रमाणिक नहीं मानते, कहते हैं कि अमोघ वर्ष को इन्होंने पराजित किया था देवपाल ने। ठीक है, लेकिन अब देखिए जो अमोघ वर्ष को अगर देवपाल पराजित करते तो अमोघ वर्ष के विषय में कहा जाता है कि वह जैन धर्म का संरक्षक था, उसने जैन धर्म को बढ़ावा दिया और शांति में विश्वास करता था। जैसे कि आप देखते हैं कि जो जैनी होते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, वो खाना भी जब शाम को खाते हैं तो 5 बजे से पहले खा लेते हैं, शाम होने से पहले, कि शाम को कीट पतंगे ना आ जाए। ठीक है, ताकि वो कीट, उससे जीव हत्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, तो इसलिए वो बिना चप्पल के चलते हैं जो जैनी होते हैं। तो वो एक प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो इससे ये जो स्पष्ट नहीं होता कि देवपाल ने आखिर इनको पराजित किया ही होगा अमोघ वर्ष को। ठीक है, तो ये शांति प्रिय शासक थे अमोघ वर्ष। तो यही इनकी बात का मतलब, इतना ही जानकारी, बहुत ज़्यादा राजनीतिक कुछ नहीं मिलता है। पता चलता हूणों को इन्हें विजेता बताया जाता है। ठीक है, हूणों का आक्रमण को भी बताते हैं, लेकिन अब हूण शासक कौन है ये सारा डिटेल भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बौद्ध धर्म के लिए क्या संरक्षण दिए हैं और कन्नौज को लेकर के यही इनकी स्थिति है देवपाल की। ठीक है, इसके बाद जो पाल वंश के शासक हैं, जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है वो है माहीपाल। तो माहीपाल को, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो माहीपाल हैं इनको जो है पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इन्होंने एक दीपांकर नाम का बौद्ध विद्वान था, उसके नेतृत्व में एक बौद्ध भिक्षु मंडल जो है भेजा था तिब्बत। ठीक है, जो पालों ने कैसे बौद्ध धर्म के लिए संरक्षण दिया, तो उसी संदर्भ में माहीपाल महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, जो दीपांकर नाम का बौद्ध विद्वान था, ठीक है, उसको अतिसा भी कहते हैं, जो दीपांकर है उसको अतिसा नाम से भी जानते हैं। तो उसके नेतृत्व में इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का एक मंडल जो है तिब्बत भेजा था। तो ये इनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है माहीपाल का। उसके बाद, ठीक है, माहीपाल से पहले जो है बिग्राराज पाल और नारायण पाल इत्यादि बैठ चुके होते हैं गद्दी पर। ठीक है, फिर रामपाल आते हैं। तो रामपाल के विषय में भी बहुत ज़्यादा आपको जो जानने की जरूरत नहीं, यही पता चलता है कि ये इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं। इनके समय में संध्याकर नंदी जो है कवि थे, जिन्होंने इनके समय एक कैवर्त विद्रोह अर्थात जो किसानों का विद्रोह हुआ था उसके विषय में संध्याकर नंदी ने उल्लेख किया है। ठीक है, संध्याकर नंदी ने अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। और जो कैवर्त विद्रोह था उसको जो है रामपाल ने दबाया था, उसका जो नेता था भीम था, उसको जो है उन्होंने पराजित किया था। यही रामपाल के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक, इस वंश के बाद जो इस वंश का, और रामपाल ने गंगा नदी में कूद करके अपनी जान दे दी। ठीक है, ये भी जानकारी मिलती। और इसके बाद जो इस वंश का अंतिम शासक है, वह है मदनपाल। ठीक है, मदनपाल। तो मदनपाल, यह जानकारी मिलती है।
ठीक है, ये संध्याकर नंदी से मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब ये पाल वंश का इतिहास मतलब पाल वंश के शासक कौन कौन है, यह हमने जान लिया, यहाँ तक के कंप्लीट होता। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जो पालों की राजधानी थी वह मुंगेर थी। ठीक है, पालों की जो राजधानी थी मुंगेर थी। पालों के समय में ही एक दाया भाग के लेखक थे जिमूतवाहन, जो उसी ठीक है पाल काल में ही थे। जिमूतवाहन 12वीं सदी में 11वीं सदी में ये थे। एक और जो है चिकित्सा शास्त्री हैं चक्रपण दत्त। एक और चिकित्सा शास्त्री हैं चक्रपण दत्त। ठीक है, तो ये बहुत बड़े 12वीं सदी के बंगाल के चिकित्सा शास्त्री हैं। इन्होंने चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका नामक टीका लिखी। इन्होंने चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका नामक टीका लिखी चक्रपण दत्त ने। ठीक है, इन्होंने एक और टीका लिखी सुश्रुत संहिता पर इन्होंने भानुमति नाम से टीका लिखी। इन्होंने एक चिकित्सा सार संग्रह नाम का ग्रंथ भी लिखा, जिसमें किस प्रकार के रोग होते हैं, उनके इलाज के लिए कौन सी औषधियां हैं, उनके क्या लक्षण हैं, इस संदर्भों में चक्रपण दत्त ने बात किया। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उसमें कहते हैं कि पालों के समय ही तंत्रवाद में बढ़ावा आ गया था। मतलब जो है जो तंत्रवाद की तरफ बौद्ध धर्म बढ़ा वो इस समय चरम सीमा पे पहुंच गया था। ठीक है, जो बौद्ध इनके पाल शासक के समय। तंत्रवाद की एक दूसरी शाखा भी है एक प्रकार की, तो वो सहजयान शाखा भी पालों के समय ही विकसित होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं पाल राजवंश के इतिहास को जानने के संदर्भ में। पाल राजवंश का क्या इतिहास है, पाल राजवंश के इतिहास को किन किन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। पाल वंश का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं सब बातों को आज हमने इस क्लास के माध्यम से जाना और समझा है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न है तो उनको आप पूछ सकते हैं।